हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ कॉमन मिथ्स जो कि एक आम आदमी को परेशान करता है, उन मिथ्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप एक जागरूक जनता बन सके एंड अपने लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं जो कि म्यूचुअल फंड मिथ्स के ऊपर होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मिथ जो कि एक कॉमन इंसान या बिगिनर इन्वेस्टर फेस करता है वो है म्यूचुअल फंड्स विथ लोअर एनएवीज आर बेटर। एंड मैं आपको ये गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड का रिलेशन उनका एनएवी से कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहला एग्जांपल अगर आपके सामने मैं इसको एग्जांपल से बताना चाहूं तो मान लीजिए आपके पास म्यूचुअल फंड्स के दो स्कीम्स है, स्कीम ए एंड स्कीम बी। स्कीम के ए का जो एनएवी है वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का है एंड स्कीम बी का जो एनएवी है वो 50 रुपए का है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दोनों स्कीम में 500 रुपए डालने हैं तो पहले स्कीम में जो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे 500 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 50 यूनिट्स एंड दूसरे स्कीम में जो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे 500 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पहले स्कीम में 10 रुपए का इंक्रीमेंट होता है या 10% का इंक्रीमेंट होता है तो 10 रुपए से पहले स्कीम की एनएवी 11 रुपए की हो जाएगी एंड दूसरे स्कीम में भी अगर 10% का इंक्रीमेंट होता है तो दूसरे स्कीम की जो एनएवी होती है वो 50 रुपए से बढ़ के 55 रुपए की हो जाएगी। अगर मैं पहले स्कीम के सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 50 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 550 रुपीज होता है एंड दूसरे स्कीम के सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 55 इंटू 10 रुपीज दैट इज इक्वल टू 550 रुपीज होता है। तो दोनों स्कीम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए के प्रॉफिट हुए विथ 10% ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो फाइनली जो प्रॉफिट होता है वो दोनों स्कीम्स में सेम होता है, वेदर उस स्कीम की एनएवी 10 रुपीज की हो एंड वेदर उस स्कीम की एनएवी 50 रुपए की हो। तो आइडियली एनएवी जो होता है वो अनकंसर्न फैक्टर होना चाहिए जब भी हम अपने लिए एक अच्छा और सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं। सेकेंड मिथ जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को जनरली होता है वो है म्यूचुअल फंड्स विथ बेटर परफॉर्मेंस इन द पास्ट विल परफॉर्म गुड इन द फ्यूचर। अगर हम दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करते हैं फॉर एग्जांपल मिड कैप स्पेस में, एक स्कीम ए एंड स्कीम बी। सपोज स्कीम ए ने पिछले साल 40% का रिटर्न दिया है वेयर एज स्कीम बी में सिर्फ और सिर्फ पिछले साल 25% का ही रिटर्न दिया है। तो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स में ये मिसकंसेप्शन होता है कि क्योंकि स्कीम ए ने पिछले साल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है तो वो फ्यूचर में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये सोचना बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। म्यूचुअल फंड्स के जो स्कीम्स होते हैं उनके होल्डिंग्स के ऊपर उनका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है एंड फंड मैनेजर कितने ज़्यादा अच्छा है उसके ऊपर भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो इसीलिए जब भी आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं तो आपको उस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं देखना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज को देखना चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके जो रिस्क एपेटाइट है, कितना वो रिस्क लिया है उस पर्टिकुलर स्कीम में, उसको ध्यान देते हुए आपके रिस्क टॉलरेंस के अनुसार आपको उस म्यूचुअल फंड्स के स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। सपोज मैं आपको इसको एक सिंपल एग्जांपल से बताना चाहूं तो सपोज मान लीजिए दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए ने दो स्टॉक्स खरीदे, एक टीसीएस एंड एक रिलायंस, वेयरएज ऑन द अदर हैंड पर्सन बी ने भी दो स्टॉक्स खरीदे, एक टीसीएस एंड एक एचडीएफसी बैंक। अब क्योंकि दोनों ने टीसीएस खरीदे हैं तो दोनों का जो जब वो सेल करेंगे तो टीसीएस का तो सेलिंग प्राइस एक ही होगा, बट रिलायंस या एचडीएफसी बैंक ने फ्यूचर में किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है उसके हिसाब से उनका रिटर्न तय होगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्यूचर में रिलायंस ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है तो पर्सन ए का जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा, वेराज अगर एचडीएफसी बैंक ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है तो पर्सन बी का पोर्टफोलियो ज़्यादा तेज़ी में ग्रो करेगा एंड उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आइडियली आपका जो होल्डिंग पैटर्न है एक फंड का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रादर देन पास्ट परफॉर्मेंस। तो इसीलिए आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उस पर्टिकुलर फंड का होल्डिंग परफॉर्मेंस देख लेना चाहिए एंड उस हिसाब से अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहिए। एंड अगर आपको ये देखना ही है कि किसी स्कीम ने पिछले पास्ट परफॉर्मेंस उनका कैसा है एंड देन चाहते हैं आप उस स्कीम में इन्वेस्ट करना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल का रिटर्न नहीं देखना चाहिए। आपको 3, 5 या 10 साल का अगर उसका पास्ट परफॉर्मेंस है तो उन 10 साल का पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए उस स्कीम का में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं उसको डिसाइड कर लेना चाहिए। तो अगर आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखना है तो उसके लिए आपको उस स्कीम की कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि उसने पास्ट पर्टिकुलर ईयर्स में या पास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन में उस स्कीम ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म की हुई हो रादर देन सिर्फ और सिर्फ 1 साल का परफॉर्मेंस। तीसरा मिथ जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है वो है 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं रहता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। अगर आपने एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं तो 1 साल के बाद आपके इन्वेस्टमेंट्स पे एग्जिट लोड लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपने वो इन्वेस्टमेंट लमसम के फॉर्म में की है या एसआईपी के थ्रू। अगर आपने एसआईपी के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट की है तो जो आखिरी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को आपको उसके 12 महीने के बाद रिडीम करना पड़ेगा ताकि आप एग्जिट लोड फ्री रहे। अगर मैं इसको आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूं तो अगर आपने 1 जनवरी 2020 में अपना इन्वेस्टमेंट किया है 60,000 रुपए का, तो अगर आप वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी 2021 के बाद निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आपने वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए की 5-5 हज़ार की एसआईपी के थ्रू की है, हर एक महीने फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2020 को 5,000 रुपए दिए हैं, 1 फरवरी 2020 को अगला इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपए का दिया है, सिमिलरली मार्च, अप्रैल, मई हर महीने के 1 तारीख को 5-5 हज़ार रुपए दिए हैं दिसंबर तक। एंड उस हिसाब से अगर आपने 60,000 रुपए जोड़े हैं तो जो यूनिट आपने 1 दिसंबर 2020 को खरीदा है उस यूनिट को आप 1 दिसंबर 2021 के बाद ही निकाल सकते हैं अगर आपको वो यूनिट एग्जिट लोड फ्री चाहिए तो। चौथा मिथ जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर फेस करता है वो है सेक्टोरियल इन्वेस्टर्स या सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स अच्छे रिटर्न्स देता है व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स। इस पॉइंट को मैं सेकंड पॉइंट में ही आपको बता चुका हूं कि म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न्स होता है उसके होल्डिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के होल्डिंग्स ने जो स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उन स्टॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो उस म्यूचुअल फंड्स की भी एनएवी स्काई रॉकेट हिसाब से तेज होती जाएगी। सिमिलरली सेक्टोरियल फंड्स की भी यही कहानी है। बहुत समय हम लोगों ने देखा है कि एक सेक्टर पर्टिकुलरली अच्छा परफॉर्म करता है वेयर एज ऑन द अदर सेक्टर कि कोई और सेक्टर खराब परफॉर्म करता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं एक पैंडमिक के या कोविड के टाइम की स्टोरी बताऊं तो उस पर्टिकुलर टाइम में फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, वेयर एज जो टूरिस्ट का सेक्टर था या फिर जो रियल एस्टेट का सेक्टर था उन्होंने बहुत खराब परफॉर्म किया। तो अगर आपको अपने पैसे सेक्टोरियल फंड्स में लगाने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर आप कॉमन सेंस से भी देखने जाए तो कोविड में क्योंकि हेल्थ केयर का बहुत ज़्यादा डिमांड था एंड हॉस्पिटल्स कुछ भी चार्ज कर सकते थे या प्रीमियम चार्जेस कर सकते थे तो हेल्थ केयर सेक्टर्स के जो भी स्टॉक्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी बंद थी तो इसीलिए रियल एस्टेट या टूरिज्म इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो सेक्टोरियल फंड जो होता है वो हाईली रिस्की होता है क्योंकि आपके पैसे सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर। तो इसीलिए आपको अच्छे से स्टडी करने के बाद ही सेक्टोरियल फंड्स में घुसना चाहिए क्योंकि आपका जो रिस्क एपेटाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप अपने लिए एक सेक्टोरियल
फंड का चुनाव करते हैं फ्यूचर के लिए। बट ये स्ट्रैटेजिकली काफ़ी अच्छा भी हो सकता है कि अगर आपने अच्छे टाइम पे अच्छे सेक्टर का चुनाव किया तो आपका रिटर्न एक्सपोनेंशियली स्काई रॉकेट भी हो सकता है व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आपको सेक्टोरियल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो या तो आप खुद से अच्छी रिसर्च करके इन्वेस्ट करें या तो आप एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके फिर ही इन्वेस्ट करें, जो कि आपके रिस्क एपेटाइट को एक्सेस करते हुए आपको सलाह देगा। अगला मिथ जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के सामने कॉमन है वो है म्यूचुअल फंड्स विथ लो एक्सपेंस रेशियो आर बेटर। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों में से बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स के जो पोर्टफोलियो है वो जब शॉर्टलिस्ट करते हैं वो अपने लिए सबसे ज़्यादा लो या फिर कम एक्सपेंस रेशियो वाले स्कीम्स चुनते हैं। बट मैंने क्योंकि आपको पिछले इसी वीडियो में पहले आपको बताया है कि जब भी आप एक म्यूचुअल फंड की स्कीम चूज करते हैं तो आइडियली आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम के एलोकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले उनका एलोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए जो कि आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार जाता है। उसके बाद वेरियस अदर फैक्टर्स लाइक उनका पास्ट रिटर्न्स कितना कंसिस्टेंट है वो चीज़ों पे ध्यान देते हुए उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसा है, ये सारे चीज़ों को फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में करना चाहिए। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो तो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है। अगर एक स्कीम ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पास्ट में विथ अ ग्रेटर एक्सपेंस रेशियो तो आइडियली आपको उसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका जो ओवरऑल रिटर्न्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उस स्कीम के जो पास्ट परफॉर्मेंस है या उस स्कीम का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको मैं सिंपल टू अंडरस्टैंड एग्जांपल से बताना चाहूँ तो अगर आपके पास दो फंड है, फंड ए और फंड बी, अगर उसने फंड ए ने 15% का रिटर्न दिया है एक साल में एंड उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.5% है तो आइडियली जो उनका जो रिटर्न्स होता है वो 15 माइनस 0.5% दैट इज इक्वल टू 14.5% एनुअलाइज CAGR मिलेगा स्कीम फंड ए में। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं फंड बी की बात करूं, अगर उसका एक्सपेंस रेशियो 0.75% का है बट उसका रिटर्न जो है वो 15% से ज़्यादा 18% का निकलता है तो आपका जो एनुअलाइज CAGR है वो 18 माइनस 0.75 दैट इज इक्वल टू 17.25% का है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि स्कीम ए ने क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो कम था तो उससे उसका परफॉर्मेंस का कोई रिलेशन नहीं है, उसने आपको कम CAGR दिया है व्हेन कंपेयर टू स्कीम बी। तो आइडियली एक्सपेंस रेशियो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जब भी आप अपने लिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं। तो फाइनली मैं जाते जाते आपको ये सारे चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपने लिए एक म्यूचुअल फंड का चुनाव करें तो या आप एक प्रॉपर रिसर्च करके अपने लिए म्यूचुअल फंड का चुनाव करें या तो एक प्रोफेशनल एडवाइज़र की सीख या फिर प्रोफेशनल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर ले अपने म्यूचुअल फंड्स को प्लान करने से पहले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पास्ट रिटर्न देख के ही आपको अपना फ्यूचर का एडवाइस या फिर फ्यूचर के स्कीम्स को चुनाव नहीं करना चाहिए। एक म्यूचुअल फंड का चुनाव बहुत होलिस्टिक होता है एंड वेरियस पैरामीटर्स को देखते हुए हम आपको आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के अनुसार आपको एक सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करके देखते हैं। जाते जाते मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है इन सारे स्कीम से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। फाइनली अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, हेल्थ या लाइफ या टर्म इंश्योरेंस या आपको अपने टैक्स फाइलिंग या टैक्स सेविंग की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर जो कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्लेड है उन पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।